रिश्तों में सुकून पार्ट 6। मेरी आंखों के इशारे समझ रही थी। उसने कहा, कमरान भाई क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा, दुआ मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो मैंने आज तक नहीं की। उसने कहा, जी बोले। लेकिन अब मैं दिल में डर रहा था कि कहीं मैं दुआ को दिल की बात बोलूं और वो अपनी अम्मी और अब्बू को न बता दे। मैंने दिल पे हाथ रख के दुआ को कहा, दुआ मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूं। उसने कहा, कमरान भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे भाई के दोस्त हैं, आप भला ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैंने कहा, दुआ मैंने जब से तुम्हें देखा है, यकीन करो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। अब मैं दुआ को फंसाने के लिए ये चाल चल रहा था और दुआ पे मेरी इन बातों का असर भी हो रहा था। अच्छा, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो फिर आप मेरे अम्मी और अब्बू से बात करें, मेरा हाथ मांगे। अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके बारे में सोच सकती हूँ, वरना ये गलत है। मैंने कहा, हाँ हाँ दुआ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे अम्मी और अब्बू से बात करूंगा, बल्कि मैं अपनी अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेजूंगा और हम शादी ही करेंगे, तुम डरो मत। और फिर मैंने उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने कहा, कामरान ये क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। शादी के बाद? मैंने कहा, शादी वैसे भी तो तुमसे ही करनी है, जो काम कल करना है वो आज क्यों नहीं? उसने कहा, ये ठीक नहीं है और आज ही तुमने मुझे बताया है, अभी से तुम इस काम में शुरू हो गए हो। मैं अभी सोचूंगी इस बारे में। मैंने कहा, सोचना क्या है? फिर मैंने उसे जबरदस्ती पकड़ के उसके होंठों का जाम पीना शुरू किया, फिर उसके गुब्बारों पे हाथ लगाया। उसके गुब्बारे इतने बड़े थे, ये तो मैंने जब हाथ लगाया तो मुझे पता चला, वरना ऐसे तो बहुत छोटे लगते थे। मैंने कहा, दुआ मुझे तुम्हारे ये गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं, इनको दिखाओ ना, एक दफा मैं इन पे हाथ लगाना चाहता हूं। उसने कहा, नहीं कामरान, आज के लिए इतना बहुत है। फिर दुआ ने एकदम मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर कहा, कामरान क्या तुम चाय पियोगे? मैंने कहा, हाँ दुआ बना के लाओ। फिर वो किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। मैं भी पानी पीने के बहाने उसके पीछे पीछे चला गया। चाय की पतीली उसने चूल्हे पे चढ़ाई हुई थी। फिर उसने फ्रिज से दूध का गिलास उठाया और फिर वो चाय में डाल रही थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने गिरने की एक्टिंग की और वो सारा दूध दुआ पे गिरा दिया। दुआ पे जैसे ही दूध गिरा तो उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। उसके गुब्बारे मजीद वाज़ेह हो रहे थे, जो मेरा दिमाग और भी खराब कर रहे थे। फिर मैंने उनको साफ करने के बहाने हाथ लगाना शुरू कर दिया। दुआ ने कहा, छोड़ो कामरान, मैं वॉशरूम जा रही हूँ और धो के आती हूँ। फिर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे मैं भी चला गया। जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो तो बहुत ही कमाल का था। फिर मैं भी बाथरूम के अंदर घुस गया और फिर मैंने पकड़ के उसके होंठों का जाम पिया और फिर थोड़ी देर तक हम यही कुछ करते रहे। उसने कहा, बस कामरान, इससे आगे नहीं, अब मैं नाराज हो जाऊंगी। मैंने कहा, अच्छा दुआ कोई बात नहीं, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ। बस वो मैं जज्बात में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो इसीलिए फिर मैं बाहर आ गया और ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। मैंने कहा, दुआ जब तक तुम चाय लाओ। मैं आके बैठा ही था कि दरवाजे पे बेल बजी। दुआ ने दरवाजा जाके खोला तो दुआ की अम्मी और मेरा दोस्त सामने खड़े थे। वो अंदर आए तो मुझे देखा और मेरे दोस्त ने कहा, कामरान यार शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने यहां मेरा वेट किया। मैंने कहा, यार कोई बात नहीं, वो मेरी भी बहनों जैसी है, वो अकेली थी घर पे तो मेरा फर्ज बनता था। चलो तुम लोग आ गए हो, अब मैं घर जा रहा हूं। फिर मैं घर आया तो तकरीबन रात हो गई थी। बन्नी और अम्मी किचन में खाना बना रही थी। अब्बू, चाचू और आसिफ भाई टीवी लाउंज में बैठ के टीवी देख रहे थे और किंजा अपने कमरे में थी, पता नहीं क्या कर रही थी। फिर इसी तरह रात के तकरीबन 10 बज गए। अम्मी ने खाना लगाया और फिर किंजा भी आ गई। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद मैंने कहा, अम्मी आप चाय बना दे। जब तक अम्मी ने कहा, सारा दिन घर के काम करके थक गई हूं, तुम बन्नी को बोलो। बन्नी भी सारी बातें सुन रही थी तो कहने लगी, हाँ हाँ मैं ही बना के लाती हूँ, आप परेशान ना हो। फिर बन्नी किचन में चाय बनाने चली गई। अब्बू और चाचू अभी तक बैठ के गपशप कर रहे थे। अब मैं बोर हो रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हमारे दरवाजे की बेल बजी। अम्मी ने कहा कि कामरान बेटा जाओ देखो रात के इस वक्त कौन आया है। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप किंजा को भेजें। किंजा जैसे ही दरवाजा खोलने गई, एक जोरदार चीख मेरे कानों में सुनाई दी। जब तक मैं उठता मैंने देखा कि 4-5 लोग एकदम हमारे घर के अंदर घुस आए और अपने चेहरे भी नकाब से छुपाए हुए थे। उन्होंने आते ही अब्बू पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और चाचू पे भी, साथ में मुझे भी धक्के दे रहे थे। बस वो यही कह रहे थे कि सारे घर वाले एक कमरे में चलो। वो सब लोग हमें बन्नी के कमरे में ले गए। फिर उनमें से एक मेरे अब्बू के पास आया और कहा, बता कहाँ है वो रकम जो तू इस्लामाबाद से लाया है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो किस रकम की बात कर रहे हैं। अब्बू इस्लामाबाद से रकम क्यों लाएंगे? अब्बू ने कहा कि मेरे पास कोई रकम नहीं है, आप लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उन्होंने फिर अब्बू पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और फिर बार बार पूछते रहे कि बता वो रकम कहाँ है। पूरे घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे, एक एक कोने को तलाश कर रहे थे। अब हम सब घर वाले एक ही कमरे में थे और हम सब डरे हुए थे।
तकरीबन वो 5 लोग थे और सबके हाथ में एक एक गन थी। एक के हाथ में तो बड़ी गन थी। वो बहुत ढूंढने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने थक हार कर किंजा को हाथ से पकड़ा और अब्बू को कहा कि तुमने अगर रकम ना दी तो तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट लेंगे, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और फिर उन्होंने धक्का देकर किंजा को नीचे फर्श पे गिरा दिया और एक बंदा उस पर झपट पड़ा। वो जैसे ही झपटा तो अब्बू ने कहा रुको रुको, मैं बताता हूँ। फिर अपने कमरे में गए। उसमें से एक बंदा भी अब्बू के साथ गया और अब्बू एक बैग लाए। मैंने उसमें देखा तो बहुत सारे पैसे थे। वो एक बैग अब्बू ने उनके हवाले कर दिया। वो बोल रहे थे कि और पैसे कहाँ हैं, ये कम है। मेरा अब्बू बोल रहा था कि यही पैसे मैं लाया हूँ। जिसने भी आप लोगों को बताया है उसने ये भी बताया होगा कि मैं कितने पैसे लाया हूँ। गिन लो, ये पूरे 50 लाख हैं। अब छोड़ दो मेरे घर वालों को और चले जाओ। उसमें से एक शख्स ने कहा कि हाँ, ये 50 लाख ही लाया है। अगर ये 50 पूरे हैं तो उन लोगों ने वो नोट हमारे सामने गिनना शुरू कर दिए। तकरीबन 20 मिनट तक वो गिनते रहे और फिर कहा कि हाँ, ये पैसे पूरे हैं। लेकिन इसमें से एक शख्स उठा। उसने कहा तुमने हमारे साथ बहुत टाइम ज़ाया किया है और तुमने हमें बहुत घुमाया है, उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। और फिर मेरी छोटी बहन किंजा को पकड़ लिया और अम्मी के कमरे में ले जाने लगा। तो सब घर वालों ने कहा नहीं, इसको छोड़ दो। मेरी अम्मी उनके पैर पड़ गई कि मेरी छोटी बेटी है, इसको छोड़ दो, उसके साथ कुछ ना करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। फिर उस शख्स ने कहा कि आंटी आप भी बहुत खूबसूरत हैं, फिर आप आ जाएं कमरे में खुशी खुशी, फिर हमें भी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिल में डर भी रहा था और शर्मिंदा भी हो रहा था क्योंकि मेरा चाचू ये सारा मंजर देख रहे थे। अगर आज मेरी अम्मी की इज्जत लुट गई तो हम सारे खानदान में बदनाम होने वाले थे। फिर मैंने उस अंकल से कहा अंकल मेरी अम्मी को छोड़ दें, आप ऐसा ना करें। उस अंकल ने कहा कि तुम अपने अब्बू से पूछो, उसने हमें इतना क्यों परेशान किया। आते ही अगर हमें पैसे दे देता तो हम ये कीमत ना वसूल करते। खैर फिर एक बंदे ने अम्मी को हाथ से घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और फिर कहा कि इन सब पे नजर रखो। फिर 3 बंदे हमारे साथ रुक गए। 2 बंदे अम्मी के कमरे में चले गए। तकरीबन 5 मिनट बाद अम्मी के कमरे से अजीब सी सिसकियों की आवाजें आना शुरू हो गई और फिर 15-20 मिनट के बाद वो शख्स वापस हमारे कमरे में आए और उनको कहा कि तुम तीनों एक साथ चले जाओ ताकि हम जल्दी फारिग हो जाए। और फिर वो तीनों एक साथ अम्मी के कमरे में चले गए और फिर उन तीनों ने मिलकर एक साथ अम्मी के साथ वो काम करना शुरू कर दिया। अब तकरीबन आधे घंटे तक वो अम्मी के साथ मैच खेलते रहे और हमें भी इस चीज़ की आवाज़ें आती रही। अब हम सब घर वाले अपना सर नीचे करके डर और खौफ के मारे खड़े रहे। फिर वो वापस आए और हमें कहा कि खबरदार किसी ने होशियारी की, और फिर वो सारे हमारे घर से वापस चले गए और फिर हम फौरन अम्मी के कमरे में गए तो अम्मी अभी भी ऐसी हालत में पड़ी हुई थी। अब्बू ने हम सबको उस कमरे से बाहर भेज दिया। फिर मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी का हुलिया दुरुस्त किया। फिर टीवी लॉन्च में आ गए। मुझे अब्बू पे गुस्सा आ रहा था कि अब्बू अगर इतना सारा कैश लाए थे तो घर लाने की क्या जरूरत थी, और अगर घर ले भी आए थे तो हमें बताया क्यों नहीं, और ये किस चीज़ के पैसे थे। अब्बू आके बैठे ही थे। मैंने सवाल पूछना शुरू किया। मैंने कहा अब्बू आप ये पैसे कहाँ से लाए थे। अब्बू ने कहा कि ये मेरे बॉस के पैसे हैं, उसने मुझे इस्लामाबाद में दिए थे और मैंने ये सब उनके अकाउंट में जमा भी करवाने थे। पता नहीं किसने इनको मुखबरी कर दी है। अब मैं बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे नौकरी से निकाल ना दे या मुझ पर अब इंक्वायरी बैठेगी, शायद मैंने कोई करप्शन की है। अब हम सब घर वाले परेशान थे और फिर चाचू और आसिफ भी बोल रहे थे कि यार अच्छा शुक्र है कि हम में से सब जिंदा हैं, हम सब की जान बच गई है। खैर है, ये सारा सामान तो वापस बन जाएगा। फिर अब्बू ने अपना मोबाइल निकाला और अपने बॉस को कॉल मिला दी। फिर उनको ये सारी कहानी सुनाई कि हमारे घर में आज क्या हुआ है। फिर बॉस अब्बू पे यकीन ही नहीं कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुखबरी नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें इतना खुफिया तरीके से वो रकम दी थी, तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर वो कह रहा था कि कहीं से भी लाओ वो रकम हमें दो, ये सरकारी रकम है, ये सरकारी खाते में जमा करानी है, वरना तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही। अब अब्बू डर रहा था। हम सारे घर वाले परेशान थे। मेरे सारे सपनों पे पानी फिरने वाला था। मैंने क्या क्या ख्वाब सजाए हुए थे कि मैं लाहौर जाऊंगा, चाचू की बेटी और अपनी चच्ची के साथ सुकून हासिल करूंगा, और अपने दोस्त की बहन दुआ के साथ भी। फिर अब्बू ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अब्बू को कहा अब्बू हमें ना पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस आएगी और इस मामले की इंक्वायरी करेगी, आपके पास भी कोई प्रूफ हो। फिर मैंने अब्बू से मोबाइल लेकर 15 पे कॉल की तो 15 से 20 मिनट बाद पुलिस वाले भी हमारे घर आ गए। अब्बू ने जब बताया कि कितने पैसे लाए थे, पुलिस वाले उल्टा अब्बू से सवाल जवाब करना शुरू हो गए। इतने पैसे कहाँ से लाए थे और घर क्यों लाए थे, इसी तरह वगैरह वगैरह। अब्बू ने कहा कि वो सरकारी रकम थी और मैं खुद भी एक सरकारी मुलाजिम हूँ, सुबह मैंने वो जमा कराने थे। खैर अब्बू और चाचू पुलिस वालों के साथ पुलिस स्टेशन चले गए रिपोर्ट दर्ज कराने। अब घर में अम्मी, मेरी बहनें और आसिफ भाई मौजूद थे। सब लोग आज बहुत परेशान थे। फिर रात को 2 बजे अब्बू और चाचू वापस आ गए। फिर थोड़ी देर बैठे, फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं यही सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। बिला आखिर सुबह भी हो गई। सुबह मुझे बन्नी उठाने आई। तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं नीचे आया तो सब घर वाले टीवी लॉन्च में बैठे थे और अम्मी नाश्ता बना रही थी। अब्बू अभी तक परेशान थे कि पता नहीं क्या होगा। फिर अब्बू ने बॉस को दोबारा कॉल की
और कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ और आके आपको तफसील से बताता हूँ। फिर अब्बू ऑफिस चले गए। अब घर में आसिफ, चाचू और हम सब घर वाले मौजूद थे। चाचू भी यही कह रहे थे कि आसिफ की नौकरी तो मुश्किल लगती है, अब आपके अब्बू की नौकरी बच जाए यही काफ़ी है। फिर चाचू ने कहा कि तुम्हारे अब्बू आ जाएं, हो सकता है हम आज शाम को लाहौर वापस चले जाएं। फिर अब्बू भी शाम 5 बजे घर वापस आ गए और आके बताया कि मुझ पर एक इंक्वायरी बैठ गई है। अब ये इंक्वायरी होगी, पता नहीं मुझे नौकरी से भी मुअत्तल कर दिया है। जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती मैं घर पे ही रहूंगा। मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। अब मैं घर पे अम्मी या अपनी बहन के साथ वो सुकून हासिल तो नहीं कर सकता था। फिर मैं सोच रहा था कि मैं लाहौर भी नहीं जा सकता, अब्बू को क्या बोलूँगा। इन्हीं सोचों में गुम था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से 20,000 रुपये लेके चाचू वालों के साथ लाहौर चला जाऊँ। अब्बू को कहूँगा कि कुछ दिन में लाहौर जाता हूँ और मेरा दिमाग भी ठीक हो जाएगा और ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि लाहौर में मुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल जाए। फिर मैंने डरते डरते अब्बू को बोला, अब्बू चाचू वाले आज लाहौर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कामरान, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, तुम घूमने की बातें कर रहे हो। मैंने कहा अब्बू घूमने नहीं जा रहा हूँ, मैंने अम्मी को बताया था मेरा एक लाहौर में दोस्त है, वो एक अच्छे ऑफिस में जॉब करता है, उसने मेरी भी नौकरी की वही बात की हुई है और अगर मेरी नौकरी लग गई तो मैं आसिफ भाई की भी लगवा दूंगा। और फिर चाचू कहने लगे कि हाँ हाँ कामरान बेटा तुम हमारे साथ चलो, अगर लाहौर में नौकरी लग गई आसिफ की ये तो और भी अच्छी बात है। अब्बू ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप परेशान ना हो, मैं अपने दोस्त से ले लूँगा। फिर मैंने फ़ोन निकाला, फिर मैंने उस दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि वो दोस्त मेरा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। मैंने उसे एक मजबूरी का बहाना बनाया कि लाहौर मेरी चाची की तबीयत ख़राब है, मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कोई बात नहीं, आओ मुझसे पैसे ले जाओ। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकाली और अपने दोस्त की तरफ निकल गया। घर के बाहर जाके मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कामरान बाहर क्यों रुके हुए हो, अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं यार मुझे वापस जाना है, हो सकता है चाचू वाले आज चले जाएं तो मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा। फिर मेरे दोस्त ने अपना पॉकेट निकाला, फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा फिलहाल तो मुझे 20,000 रुपये चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे दोबारा मांग लूंगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसने मुझे 20,000 रुपये दे दिए। मैं जल्दी से लेके घर आ गया। मैं घर आया तो चाचू वाले भी अपना सामान पैक कर रहे थे और वो भी जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा चाचू रुके, मैं भी अपना सामान पैक करके आता हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आया, वॉशरूम में फ्रेश हुआ, फिर मैंने अपने 2-3 कपड़े बैग में डाले, फिर मैं भी नीचे आया। चाचू वाले और मैं ट्रेन स्टेशन चले गए, वहाँ से जाके हमने ट्रेन की टिकटें वगैरह ली और हमें टिकट मिल भी गई। फिर मैंने घर अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी अब आपको पता है कि हमारे घर इतनी परेशानी आ गई है और वैसे भी अब्बू को ऑफिस से निकाल दिया है, वो सारा दिन घर पे होंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, आप परेशान ना होना, मैं आपसे डेली फ़ोन पे बात करूँगा। और हाँ हमें टिकट भी मिल गई है, अब तो हम सुबह लाहौर पहुँच गए, मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा। यह हादसा तो हमारे साथ कुदरती हुआ था, लेकिन मैं लाहौर हर हाल में जाना था। अगले दिन हम लाहौर पहुँच गए, फिर हमने एक रिक्शा कराया, फिर मैं चाचू के घर पहुँच गया। चाचू के घर पहुँचा, हमने बेल बजाई तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सामने बहुत ही खूबसूरत दुबली पतली सी लड़की खड़ी थी। मैंने देखा तो मेरे चाचू की बेटी आमना थी। उसने मुझे सलाम किया, कहा कामरान भाई आप भी आ गए हैं, आइए आइए। फिर हम सब लोग उनके घर चले गए। चाचू की बेटी आमना तो बहुत खूबसूरत हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र जैसे ही मेरी चाची पे पड़ी वो तो कमाल की खूबसूरत थी। उनके गुब्बारे इतने बड़े थे कि झूल रहे थे, रंग इतना गोरा चिट्टा और उनके बाल कमर से भी नीचे आ रहे थे। वो तो मुझे आमना से भी ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। मेरी नज़र जैसे उस पर गई, मेरी नज़र कुछ देर के लिए रुक गई, फिर मैं अपने होश में दोबारा आया क्योंकि चाचू और घर वाले सब वहीं पे मौजूद थे। मेरे दिल में वो सारा प्लान, वो सारे जज्बात फिर से जागने लगे थे। फिर मैंने सोचा कि चाचू और आसिफ ने मेरी बहन के साथ वो काम किया है, मैं भी जब तक ये काम नहीं कर लूँगा मैं उनके घर से नहीं जाऊँगा। फिर दोपहर का खाना चाची ने बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छा कौरमा बनाया हुआ था। हमने खाना खाया और फिर चाची ने कहा कामरान कल जो तुम्हारे घर हादसा हुआ है उसके बारे में तुम्हारे चाचू ने बताया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा हाँ चाची, बस तकदीर की करनी कौन टाल सकता है। मैं खाना खा रहा था, मैं नोट कर रहा था कि आमना मुझे बार बार घूर रही है। शायद मैं उसे अच्छा लग रहा था या शायद ये उम्र ही ऐसी थी। इस उम्र के हर लड़के लड़की को देख के दिल में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मेरे दिल में आमना से ज़्यादा चाची से अट्रैक्शन आ रही थी। फिर मैंने चाची से पूछा, मैंने कहा चाची मुझे कौन सा कमरा दे रही हैं, हम थके हुए हैं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। फिर एक ऊपर अलग कमरा बना हुआ था जिस तरह मेरे घर में था। चाची ने कहा कि तुम ये कमरा रख लो, जब तक तुम लाहौर हो तुम यहीं रहना और साथ में तुम्हारे आसिफ भी सोएगा। मैंने कहा नहीं चाची, मैं अकेला ही रहने का आदी हूँ, आसिफ को प्लीज़ आप नीचे कोई कमरा दे दें, आपका इतना बड़ा घर तो है, आप लोग कितने, सिर्फ 4 अफराद हैं। मेरी चाची ने कहा कि 4 नहीं 5, एक नौकरानी भी तो है। मैंने कहा नौकरानी, वो तो नज़र नहीं आ रही, शाम को खाने के लिए कुछ लेने गई है, वो भी हमारे साथ यहीं रहती है। मैंने कहा कुछ भी है चाची, मैं अकेला ही रहूँगा, क्योंकि मैं दिल में सोच रहा था कि मैं चाची और आमना के साथ वो काम करूँगा तो मुझे एक अलग कमरा भी तो चाहिए होगा। चाची ने कहा कि अच्छा ठीक है कामरान, तुम इतने अरसे बाद लाहौर आए हो और जब तक चाहो तुम रहो, ये कमरा आज से तुम्हारा हुआ।
پھر میں اس کمرے میں جا کے واش روم میں چلا گیا. پھر میں فریش ہوا. اس میں ایک بیڈ بچھا ہوا تھا. شاید وہ کمرہ آصف کا تھا. پھر میں نے آرام کیا. پھر شام کے 7 بج رہے تھے کہ میرے کمرے کا دروازہ بجا. میں نے جیسے ہی دیکھا تو 30 سے 35 سال کی ایک عورت کھڑی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں اور آپ کو میڈم نیچے بلا رہی ہیں. چائے بنائی ہوئی ہے, آئیے آپ بھی چائے پی لیں.